सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा छठी के विद्यार्थी। आप लोगों की हिंदी पुस्तक का जो तीसरा पाठ है नादान दोस्त, जिस पाठ के लेखक हैं प्रेमचंद जी, आज हम उस पाठ के बारे में आपसे आलोचना करेंगे। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। इस पाठ में सिर्फ दो ही पात्र हैं, मुख्य पात्र केशव और श्यामा, दोनों भाई बहन हैं। केशव उम्र में बड़ा है, श्यामा केशव की बहन केशव से छोटी है। केशव और श्यामा के घर में जो कार्निस था, कार्निस मतलब आप लोग जिसे लिंटेड कहते हैं, बाहर देखना, आप लोग अपने घर के बाहर देखना, घर का जो जहां खिड़की है, ठीक है, आपके घर में जहां खिड़की है उसके बाहर वाले साइड में खिड़की के ऊपर एक छोटा सा लिंटेड, उड़िया में जिसे आप लोग कहते हो छाया, हाँ कि नहीं, उस लिंटेड को कहते हैं कार्निस। घर में जहां खिड़की होती है, घर के बाहर वाले साइड में खिड़की के ऊपर एक छोटा सा लिंटेड होता है, उसे कहते हैं कार्निस। तो केशव के घर में भी ऐसा ही कार्निस था। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे, ठीक है। केशव के घर में जहां कार्निस था, उसी कार्निस में, कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने कुछ अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। केशव श्यामा दोनों घर में हैं, गर्मी का मौसम चल रहा है, दोनों घर में हैं, स्कूल छुट्टी है। दोनों भाई बहन काफी दिनों से निरीक्षण कर रहे थे। क्या देख रहे थे कि उस कार्निस में जहां चिड़िया ने अंडे दिए थे, वहां एक चिड़िया अक्सर उड़ती हुई आती जाती रहती है। वे लोग देख रहे थे, दोनों भाई बहन ध्यान से देख रहे थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते, ठीक है। सुबह सुबह जब दोनों भाई बहन उठते हैं, बिना मुंह धोए बगैर वे लोग सबसे पहले कार्निस के पास दौड़ते हैं। और जब वे कार्निस के पास आंखें मलते हुए, मतलब जब हम नींद से सुबह अचानक नींद से उठते हैं, देखना हमारी आंखें स्पष्ट दिखाई नहीं देती, उनिंदी आंखें, यानी हम जाग तो गए हैं लेकिन आंखों में अभी भी नींद है। जब तक हम पानी से मुंह को धो नहीं लेते तब तक हम साफ देख नहीं पाते, हाँ कि नहीं। और ये आंख में वो लगे हुए होते हैं। कभी कभार तो हम बिना मुंह धोए पहले क्या करते हैं, पहले उसको निकालते हैं, ऐसे चाहे जो भी हो निकालते हैं। तो केशव और श्यामा दोनों भाई बहन सुबह उठते ही अपनी उनिंदी आंखों को, उनिंदी आंखें मतलब जिन आंखों में अभी भी नींद है, अपनी उनिंदी आंखों को हाथ में मलते हुए, ठीक है, आंखें मलते हुए कार्निस के सामने, कार्निस के पास पहुंच जाती थी और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। और जब वे लोग दौड़ते हुए कार्निस के पास जाते थे, वहां सिर्फ उन्हें एक ही दृश्य दिखाई देता था, सुबह सुबह चिड़ा और चिड़िया। चिड़िया जो है वो स्त्रीलिंग है और चिड़िया का पुल्लिंग होता है चिड़ा, ठीक है, यानी नर पक्षी और मादा पक्षी, ठीक है। तो चिड़ा और चिड़िया दोनों कार्निस के ऊपर बैठे हुए होते हैं। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता, दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। और दोनों भाई बहन जब वहां जाते हैं कार्निस के सामने, वे घंटों भर खड़े होकर उन चिड़ा और चिड़िया दोनों को देखते रहते थे। उन्हें किस प्रकार का मजा मिलता था वो ऊपर वाले को पता होगा, लेकिन कार्निस के पास जाकर चिड़ा और चिड़िया दोनों को घंटों भर देखने का एक अलग मजा था उनके लिए। यहां मां नाश्ता बना रही है, दूध जलेबी, दूध से तरह तरह की भोजन सामग्री बना रही है, हाँ कि नहीं, जलेबी बना रही है। दूध और जलेबी की सूद, यानी वे लोग इतने घुल मिल गए हैं कार्निस को, वे लोग ऐसे घुल मिल
कार्निश को देखने में वे ऐसे घुल मिल गए हैं कि उनकी माँ उनके लिए क्या स्वादिष्ट व्यंजन बना रही है, उसकी सुध भी उसकी सुध भी उन्हें नहीं रहती, उसका सुगंध भी वे लोग जान नहीं पाते। कभी कभार देखना, हम पढ़ रहे होते हैं अपने कमरे में और माँ चिकन बना रही है या मटन बना रही है। देखना, चिकन और मटन बनाने का जो सुगंध होता है, उसे सुगंध कहेंगे और क्या कहेंगे, जो स्मेल, चिकन का जो स्मेल और मटन का जो स्मेल चारों ओर फैलता है। हम कमरे में पढ़ रहे हैं, माँ चिकन बना रही है, लेकिन चिकन का जो मसले को अच्छे से कस देने के बाद उसमें से जो स्मेल निकलता है, वो स्मेल भी हमारी नाक में आ जाता है, हाँ कि नहीं। और तब अगर हम पढ़ रहे होते हैं तो भी एक बार किचन की ओर नजर झांकते हैं, हमारा मन खटक जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन मन कहाँ है, माँ चिकन बना रही है, मसले को कस रही है, उसमें से जो उसका जो गंध आ रहा है, जो स्मेल आ रहा है, हमारा मन वहां है, हम भटक जाते हैं। लेकिन केशव और श्यामा दोनों भाई बहन ये ऐसे प्राणी थे कि दोनों चिड़ा और चिड़िया को देखने में वे लोग कितने मशगूल थे कि सुबह उनके नाश्ते के लिए उनकी माँ क्या क्या स्वादिष्ट व्यंजन बना रही है, उसके गंध को भी वे लोग पहचान नहीं पा रहे थे। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता, दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। श्यामा भी देख रही है पक्षियों को, ठीक है, और केशव भी देख रहा है। और जब दोनों भाई बहन देखते हैं, उनके मन में कई तरह के सवाल आते हैं। उनके लिए वो एक अजीब सी चीज लग रही है, उनके मन में उन्मादना पैदा हो रही है, उत्साह, उनके बारे में जानने का उत्साह उत्पन्न हो रहा है। उनके मन में कई सारे सवाल आ रहे हैं। अंडे कितने बड़े होंगे, उन्हें क्या पता, वहां ऊपर कितने अंडे हैं भी उन दोनों भाई बहनों को नहीं पता। फिर भी वे लोग अपने मन ही मन सोचने लगते हैं, अंडे कितने बड़े होंगे, उस चिड़िया ने जो अंडा दिया है वह अंडा कितना बड़ा हुआ होगा, किस रंग के होंगे अंडे, किस रंग के हुए होंगे, कितने होंगे, चिड़िया ने कितने अंडे दिए होंगे, ठीक है, चिड़िया ने कितने अंडे दिया होगा, क्या खाते होंगे वे अंडे, या फिर अंडे से जो बच्चे निकलेंगे वे लोग क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, अंडे से बच्चे कैसे निकलेंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, जब बच्चे आ जाएंगे अंडे से बाहर तब उनके शरीर में पर कैसे निकलेगा, घोंसला कैसा होगा। चिड़िया ने अपने अंडों की हिफाजत के लिए जो घोंसला बनाया है वह घोंसला कैसा रहा होगा, लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं है। उनके केशव के मन में भी ये सवाल आ रहे हैं और श्यामा के मन में भी ये सवाल आ रहा है, लेकिन उनके मन में चिड़िया के बच्चों को और चिड़िया के अंडों को लेकर जो सारे सवाल आ रहे हैं, उन सवालों का जवाब लेकिन उन्हें कहीं से भी नहीं मिलता। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबा जी को पढ़ने लिखने से। केशव और श्यामा की माँ जो थी वो घर के कामकाज में व्यस्त रहती थी, अपने काम धंधे में वो परेशान हो रही है। और उनके जो पिताजी थे वे पढ़ने लिखने में व्यस्त हैं। माँ घर के कामकाज में व्यस्त है और पिताजी पढ़ने लिखने में व्यस्त हैं। ये उन दोनों को पूछ भी नहीं पा रहे। श्यामा और केशव उन दोनों के लिए ना उनके माता के पास समय है और ना ही उनके पिता के पास समय है। माता पिता दोनों अपने अपने काम में लगे हुए हैं, इसलिए व्यस्त रहने के कारण केशव और श्यामा दोनों ने अपने मन में उठे हुए सवालों को उनके सामने रख नहीं पा रहे हैं।
दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। केशव ने जो मन ही मन सोचा, जो सवाल केशव के मन में आए, उन सवालों का जवाब श्यामा दे रही है। श्यामा के मन में जो सवाल आ रहे हैं, उन सवालों का जवाब केशव दे रहा है। आपस में सवाल जवाब करके वे लोग अपने एक दूसरे को तसल्ली दे देते हैं, लेकिन अपने सवालों का सटीक जवाब उन्हें कहीं से भी नहीं मिल पाता। श्यामा कहती है, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे, फुर्र से उड़ जाएंगे। श्यामा तो छोटी बच्ची है ना, वो भला क्या जानती है। वो केशव से कहती है, भैया क्या जब अंडे से बच्चे निकलेंगे तब क्या बच्चे निकलते ही फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्यानंद जैसे गर्व से कहता है, अक्सर हम क्या करते हैं, हमारे जो छोटे भाई या छोटी बहन होते हैं, अगर हम उनसे उम्र में बड़े हैं, उनसे ऊपर की कक्षा में पढ़ते हैं, तो हम थोड़ा उनके साथ विद्वान जैसा हरकत करते हैं। भले ही हमें भी कुछ ना मालूम हो, लेकिन हम ऐसा बिहेव करते हैं उनके सामने जैसे हम उनसे बहुत कुछ जानते हैं। उनकी तुलना में हमें बहुत ज्ञान है हम में। तो केशव भी ऐसा ही बिहेव करता था। तो जैसे श्यामा ने पूछा कि भैया, जैसे ही चिड़िया अंडे से निकलेंगी तो क्या वे तुरंत उड़कर चली जाएंगी। तो केशव विद्यानंद जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर पैरों के, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। एक समझदार आदमी जिस प्रकार जवाब देता है, विद्वानों की भांति केशव ने भी उसके सवाल का जवाब दिया। केशव ने कहा, नहीं रे पगली, जब बच्चे अंडे से निकलेंगे सबसे पहले उनका पर निकलेगा। पर निकलने के बाद वे लोग धीरे धीरे बड़े होंगे। जब वे उड़ने लायक होंगे तब वे उड़कर चले जाएंगे। और बिना पर के वे कैसे उड़ सकते हैं। केशव ने जवाब दिया। श्यामा फिर पूछ रही है, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। बेचारी मतलब उन जो नन्हे मुन्ने चिड़ियों की मां, चिड़िया। श्यामा पूछ रही है कि उन बच्चों को उनकी बेचारी मां क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। पेचीदा मतलब मुश्किल, डिफिकल्ट। ठीक है, श्यामा ने एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया, एक मुश्किल सवाल पूछ लिया। किसे? केशव से, कि वह अपने बच्चों को क्या खिला रही होगी। केशव को भी नहीं पता। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। ठीक है, रोज की तरह केशव और श्यामा दोनों भाई बहन सुबह उठते ही अपनी उनिंदी आंखों को मलते हुए वे चले जाते थे कार्निस के पास। वहां घंटों भर खड़े रहते, कार्निस की ओर ताकते और चिड़ियों के हरकतों को देखते रहते थे। इस प्रकार 3-4 दिन बीत गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। दोनों भाई बहन के मन में उन चिड़ियों के बारे में, उन चिड़ियों के अंडों के बारे में जानने की इच्छा प्रबल होती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। वे चाहते थे कि कितनी जल्दी हम अंडों को देखें। केशव भी चाहता है और श्यामा भी चाहती है। दोनों भाई बहन अंडों को देखने के लिए बेचैन हो रहे हैं। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। छोटे बच्चे हैं ना, कार्निस तो बहुत ऊपर है, वे लोग तो कार्निस तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो दोनों भाई बहनों ने अनुमान लगाया। 3-4 दिन के बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे बहुत दिन हो गए हैं, शायद अंडों से बच्चे निकल चुके होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। जब उन्होंने ये सोच लिया कि अंडों से बच्चे निकल चुके होंगे, चारे मतलब खाना, तो बच्चे
जब अंडे से निकल चुके हैं तो कुछ खाएंगे कि नहीं खाएंगे, वरना भूखा पेट भूखा रहकर वे लोग मर जाएंगे। तो उन्हें खाने के लिए कुछ तो देना होगा ना। तो इसकी जिम्मेदारी अब दोनों भाई बहनों ने अपने सर पर ले लिया। दोनों सोचने लगे कि अगर बच्चे अंडे से निकल चुके हैं तो उनके लिए खाने की इंतजाम करना होगा, खाने का इंतजाम करना होगा या खाने की कोई व्यवस्था करनी होगी। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। दोनों भाई बहन कितने नादान हैं, कितने मासूम हैं। दोनों के मन में यह ख्याल आ रहा है कि चिड़िया बेचारी इतना खाना कहां से लाएगी कि सारे बच्चों को भरपेट खिला सके। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। और गरीब बच्चे, छोटे बच्चे, अगर उनकी माँ उन्हें भरपेट खाना नहीं खिला सकती, नहीं खिला सकेगी, तो बच्चे क्या होंगे, भूख के मारे चू चू करके एक के बाद एक मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। अगर उन बच्चों को अच्छे से भरपेट खाना नहीं मिला तो सभी बच्चे चू चू करके मर जाएंगे। ऐसी मुसीबत आ सकती है। और इसी मुसीबत का अंदाजा लगाया किसने, केशव और श्यामा दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। दोनों भाई बहनों ने फैसला कर लिया, डिसाइड कर लिया कि कार्निस पर हम थोड़ा सा दाना रख देंगे, ताकि जब भी उन बच्चों को भूख लगेगी तब वे उस दाने में से थोड़ा थोड़ा खा करके अपनी भूख मिटा लेंगे। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। वो खुश हो गई। अगर केशव और श्यामा दोनों मिलकर थोड़ा सा दाना चिड़िया के उन बच्चों के लिए रख देते हैं तो फिर चिड़िया को चारे के लिए कहीं और उड़कर जाना नहीं पड़ेगा, वो बैठे बैठे उसे खाना मिल जाएगा। केशव कहता है, जब ये उसने पूछा, किसने, श्यामा ने, श्यामा खुश होकर बोली, पूछने लगी, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना भैया। भैया अगर हम वहां दाना रख देंगे उनके खाने के लिए तो फिर चिड़िया को चारे के लिए कहीं और उड़कर जाना तो नहीं पड़ेगा ना भैया। केशव कहता है, नहीं, तब क्यों जाएंगी। अगर हमने दाना रख दिया तो जब उन्हें भूख लगेगी वे उसी दाने में से उसी दाने को खाएंगी। चिड़िया भी खाएगी और उसके बच्चे भी खाएंगे, और उस दाने को खाने के बाद उनका तो पेट भर जाएगा, फिर उन्हें चारे की क्या जरूरत है, उसे उड़कर भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा। फिर श्यामा पूछती है, क्यों भैया, बच्चे को धूप न लगती होगी। देखिए कितना सोच रहे हैं उन बच्चों के बारे में केशव और श्यामा। श्यामा ने तुरंत अनुमान लगा लिया और फिर अपने भाई केशव से उसने पूछा, क्यों भैया, बच्चे को धूप न लगती होगी। भैया हम खाना तो खिलाएंगे, हम खाना तो दे देंगे, लेकिन आप सोचिए बच्चे खुले आसमान में हैं, ऊपर कोई भी छत नहीं है। जब सूरज उगता है उसके प्रखर किरणें उनके शरीर को चुभेंगी। जब प्रखर किरणें उनके शरीर पर गिरेंगे तो उन्हें कांटे चुभने जैसा लगेगा। वे उस प्रखर किरण को सह नहीं पाएंगे। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। केशव ने सोचा भी नहीं था कि उन्हें सूरज की तेज धूप की समस्या होगी। श्यामा ने लेकिन सोच लिया तुरंत। लेकिन केशव ने उस समस्या की ओर केशव का ध्यान बिल्कुल गया ही नहीं। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। फिर केशव कहता है, देखना हम जितना ज्यादा धूप में रहेंगे, जितना ज्यादा समय हम धूप में रहेंगे, हमारे शरीर का जो क्या कहते हैं, मतलब जितने भी जल होते हैं, हमारे शरीर में भी जल होते हैं कि नहीं, सूख जाएगा। ज्यादा देर तक जब हम धूप में रहते हैं, देखना पसीना छूटता है, होंठ सूख जाता है, गला सूख जाता है। क्यों? हमारे शरीर में जो भी पानी, थोड़ा बहुत पानी है, उसी पानी
किसी न किसी रूप में, चाहे वो पसीने के रूप में हो या किसी अन्य रूप में, वह निकल ही जाता है। और हमारे शरीर में पानी का जो परिमाण होता है, जल का जो परिमाण होता है, धीरे धीरे घटता जाता है। तो जब बच्चे हैं, उनके ऊपर छत भी नहीं है, तो डायरेक्ट सनलाइट उनके शरीर में गिरेगा। और सूरज के तेज धूप में, वो मैं कह रहा हूं फिर गर्मी का मौसम, तो सूरज के तेज धूप में वे तो मतलब अगर कॉन्टिन्यूसली रैंडमली सूरज की रोशनी अगर उनके शरीर में गिरने लगी तो उन्हें तो प्यास तो लगेगा कि नहीं? प्यास लगेगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। तो केशव ने सोचा कि जब उन्हें प्यास लगेगी वे पानी कहां से पाएंगे, मिलेगा उन्हें पीने के लिए पानी कहां से मिलेगा? ऊपर छाया भी तो कोई नहीं, सूरज की रोशनी उन पर गिरना स्वाभाविक है। जब सूरज की रोशनी गिरेगी तब उन्हें प्यास लगेगी। जब प्यास लगेगी, अगर उन्हें पीने के लिए पानी नहीं मिला तो भी वे लोग मर जाएंगे। इसलिए खाने के साथ, दाने के साथ साथ पानी की भी व्यवस्था करनी होगी। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। नहीं, पहले उन लोगों ने छत की व्यवस्था की, बाद में पानी की। छत की व्यवस्था, ऊपर अंडे से जो बच्चे अभी अभी निकले हुए हैं वे सुरक्षित रह सकें, उन पर सूरज की रोशनी अपना प्रभाव न डाल सके, इसलिए दोनों भाई बहनों ने तय किया कि कम से कम उनकी सुरक्षा के लिए कार्निस के ऊपर छत की व्यवस्था करेंगे। देखिए, हम लोग बारिश से बचने के लिए, सूरज की तेज धूप से बचने के लिए हम भी घर बनाते हैं, हम भी घर में रहते हैं, और इस घर के छत के कारण ही हम बारिश से, धूप से, तेज प्रबल ठंड से हम अपने आप को बचा पाते हैं। यही घर ही है जिसके कारण हम आज सुरक्षित हैं। तो जिस प्रकार मनुष्य सुरक्षित रहने के लिए घर के छत के नीचे रहना पसंद करता है, क्या उन चिड़ियों को सुरक्षित रहने के लिए उनके लिए छत की जरूरत नहीं है? आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। कपड़े की छत, थोड़ा सा कपड़ा, ठीक है, बांध कर उसे छत जैसा बनाना चाहते थे वे लोग। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। वे लोग सिर्फ उनकी सुरक्षा के लिए छत नहीं बनाएंगे, चावल तो रखेंगे, जब भूख लगेगी वे लोग खा लेंगे, दाना रखेंगे। सूरज की तेज किरणों से बचने के लिए छत की व्यवस्था होगी। साथ ही साथ जब उन्हें प्यास लगेगा, अपना प्यास बुझाने के लिए उनके लिए पानी की भी व्यवस्था करनी होगी। तो दोनों भाई बहनों ने फाइनली यही सोचा कि उनके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए छत की व्यवस्था होगी, उनकी भूख मिटाने के लिए दाने की व्यवस्था होगी, और उनका प्यास बुझाने के लिए पानी की भी व्यवस्था होगी। इसलिए उन्होंने सोचा कि एक पानी की छोटी सी प्याली, प्याली मतलब वो मिट्टी का बना हुआ होता है, ठीक है, मिट्टी का बना हुआ होता है, वो चीनी मिट्टी होती है, उसमें एक छोटी सी प्याली बनती है। उसी प्याली में थोड़ा सा पानी भी वे लोग रखना चाहते थे, ताकि जब उन्हें प्यास लगे वे पानी पीकर अपना प्यास बुझा सके। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। चाव मतलब उत्साह। उन्हें आइडिया मिल गया, उन्हें क्या करना है, अंडों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें क्या करना है। सबसे पहले छत बनाना है, फिर पानी की व्यवस्था करनी है, फिर दाने की व्यवस्था करनी है। उन्होंने पहले सोच लिया तमाम चीजें बनाने के लिए उन्हें क्या क्या चाहिए, सामग्रियां, सब कुछ उन्होंने ठान लिया। कौन सी चीज कहां से मिलेगी यही भी उन्होंने दिमाग में रख लिया। और अब दोनों बच्चे
उत्साहित होकर उन्हें सुरक्षा देने में जुट गए। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। बचपन में जब आइसक्रीम वाला हमारे गांव में आइसक्रीम बेचने आता है, दिन के दोपहर में, गर्मी के मौसम में दिन के दोपहर में, जब माँ खाना वाना खाकर घर में, माँ पिताजी तो दफ्तर गए हुए होते हैं, माँ जब सो जाती है, हम क्या करते हैं, चुपके से हम जाते हैं जहां चावल रखते हैं, एक मुट्ठी या 2 मुट्ठी चावल लेकर चुरा कर लाते हैं। ऐसे जाते हैं और चावल लेकर आते हैं ताकि माँ को बिल्कुल शक भी ना हो। अगर माँ को पता चल गया तो माँ एकदम पिटाई कर देगी। तो माँ से नजर बचाते हुए श्यामा ने क्या किया, मटकी से थोड़ा सा चावल वह ले आई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया। आजकल लोग बाथरूम में डायरेक्ट तेल का डिब्बा रखते हैं, लेकिन एक जमाने में बाथरूम में तेल की एक प्याली होती थी, चीनी मिट्टी में बनी एक प्याली होती थी। उस प्याली में तेल को डाल देते थे और उसमें से तेल लेकर अपने शरीर में मलते थे, लगाते थे। लेकिन आजकल लोग तेल की प्याली का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि डायरेक्ट डिब्बा रख देते हैं। तो उनके बाथरूम में एक तेल की प्याली थी, उस प्याली में थोड़ा सा तेल था। केशव ने क्या किया, प्याली में जो थोड़ा सा तेल था, तेल को जमीन में गिरा दिया। ठीक है, पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। और जमीन में गिरा देने के बाद केशव ने उस पत्थर की प्याली को रगड़ रगड़ कर उसे साफ किया और साफ करने के बाद थोड़ा सा पानी उसमें डाल दिया और उस पानी को भी ऊपर रखने की व्यवस्था की गई। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहां से आई, अब चांदनी मतलब छत, अब छत बनाना है ना। चावल तो श्यामा माँ से नजर बचाती हुई मटके से चावल ले आई। चावल का इंतजाम हो गया। केशव ने जो क्या कहते हैं, पत्थर की प्याली में जो तेल था, तेल को जमीन में गिरा दिया और उस प्याली को रगड़ रगड़ कर उसने प्याली को साफ किया, उसमें पानी भर दिया। पानी की व्यवस्था भी हो गई। अब उन्हें छत बनाना है और छत के लिए कपड़े चाहिए। कपड़े कहां से आएंगे, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियां खड़ी होंगी कैसे। और ऊपर देखिए, ऊपर छत बनाना है, तो जब छत बनाएंगे, चारों जो कपड़े का जो छत बनाया जाएगा, कपड़े के चारों कोने में 4 लकड़ियां बांधनी होंगी। अगर लकड़ी तो नहीं, छड़ी, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी छड़ी, अगर छड़ी नहीं होगी तो उन्हें सपोर्ट देने के लिए छड़ी चाहिए, हाँ कि नहीं। जो चांदनी बनेगी, जो छत, कपड़े का जो छत बनेगा, उसी छत को सोपट, ठीक है, सोपट देने के लिए, सोपट करने के लिए छड़ी चाहिए। छड़ी को फिर कहां से बांधेंगे, कहां से गाड़ेंगे, कैसे गाड़ेंगे। छत फिर टिकना चाहिए, ठीक है। छड़ियां अगर खड़ी नहीं होंगी तो छत नहीं बन पाएगा। कैसा बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। उधेड़ बुन मतलब वो असमंजस में पड़ गया कि क्या किया जाए, छत कैसे बनाया जाए। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी और काफी देर तक उधेड़ बुन में रहने के बाद, काफी देर तक इस बारे में गंभीरता से सोचने के बाद केशव के मन में एक आइडिया आया और उसी आइडिया के बल पर उसने इस समस्या का भी समाधान ढूंढ निकाला। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा ला। उनके घर में, हर किसी के घर में होता है, कूड़ा फेंकने वाली टोकरी होती है। घर के जितने भी कूड़े कचरे होते हैं, हम उसी टोकरी में रखकर उसे बाहर कहीं फेंकते हैं। तो उनके घर में कूड़ा फेंकने वाली एक टोकरी थी। तो तुरंत केशव ने श्यामा से कहा कि तू जा और तुरंत उस टोकरी को उठा ला। अम्मा जी को मत दिखाना। देख, अम्मा जी
से नजर बचा कर लाना। अम्मा जी को नहीं दिखना चाहिए। अगर अम्मा जी को दिख गया तो वे हमें नहीं छोड़ेंगे। श्यामा बोली, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। देखिए श्यामा कहां कहां तक कितनी गहराई से सोचती है उनकी सुरक्षा के लिए। तुरंत श्यामा कहती है कि भैया मैं टोकरी तो ले आऊंगी, लेकिन उस टोकरी के बीच में फटा हुआ है, बीच से वो टोकरी फटी हुई है, तो जहां फट गई है सूरज की रोशनी वहां से अंदर आ जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। हिकमत मतलब उपाय, हिकमत मतलब उपाय। फिर केशव कहता है कि तू जल्दी जा और टोकरी लेकर आ, जहां भी छेद है उसी छेद को, सुराख मतलब छेद, उसी सुराख को बंद करने के लिए मैं कोई ना कोई तरकीब जरूर सोच लूंगा, कोई ना कोई उपाय मैं जरूर सोचूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। फिर श्यामा दौड़कर जाती है और तुरंत टोकरी उठाकर लाती है। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया। कागज को थोड़ा सा कागज को मोड़कर उसने उस सुराख में टाइट से कागज ठूस दिया। ऐसे ठूसा कि सुराख वो छेद पूरा बंद हो गया। तब टोकरी को एक टहनी में टिका कर बोला। उस कार्निस के पास एक पेड़ था, शायद बाहर जहां कार्निस था, जहां चिड़िया ने अंडे दिए थे, उस कार्निस के नजदीकी से एक पेड़ लगा हुआ था। पेड़ की एक टहनी से उसने क्या किया, टोकरी को टिका मतलब झुलाकर उसने उस पेड़ की टहनी में झुला दिया। किसको? टोकरी को टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा। आड़ मतलब रहने की व्यवस्था, घर, ठीक है, ऐसे ही। और क्या कहते हैं, हाँ, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। यानी जो टहनी थी उसी टहनी में टिका कर थोड़ा सा सोपोट देकर उसने टोकरी को रख दिया। अंदर टोकरी का जो बाहरी हिस्सा है, फूला हुआ हिस्सा, वो बाहर की तरफ है, और जो दबा हुआ हिस्सा है वो इस तरफ है, जहां अंडे हैं इस तरफ है। यानी जो सूरज की जो रोशनी आती है वो टोकरी के वो फूले हुए अंश में गिरती, रोशनी पड़ती है, और वहां से रोशनी टोकरी को भेद करके अंदर नहीं आ पाती। और उस टोकरी के अंदर छांव में अब अंडे सुरक्षित हैं, बच्चे सुरक्षित हैं। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं, इन लोगों ने ऐसे सोच लिया है, क्या नहीं ये सब। अभी हम चावल ऐसे रखेंगे, पानी ऐसे रखेंगे, टोकरी को इस प्रकार हम टिका कर रखेंगे, उन्हें उनके लिए अच्छे से घर बनाने की व्यवस्था करेंगे। ये सब दोनों भाई बहनों ने बस प्लानिंग किया है। उन्होंने जो योजना बनाई, अब वे लोग उसी योजना को कार्यकारी करेंगे। ऊपर चढ़ेंगे, गद्दी बनाएंगे, चावल रखेंगे, ठीक है, वो प्याली, पानी की प्याली में पानी रखे जाएंगे। फिर टोकरी को टहनी में टिकाकर उनके लिए छत की व्यवस्था करेंगे। अब अगली कक्षा में वे लोग क्या क्या करते हैं, ये तो क्या क्या करेंगे, उन्होंने अभी तक सिर्फ दोनों भाई बहनों ने सिर्फ योजना बनाई है। अभी इस योजना को वे लोग कार्यकारी करेंगे। तो अगली कक्षा में वे लोग क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसका क्या परिणाम होगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।